डच इतिहास में ये सबसे अजीब मुकदमों में से एक था। 1947 के इस केस में आरोपी एक आर्ट फोर्जर था जिसने लाखों डॉलर की कीमत की नकली पेंटिंग बनाई थी। लेकिन उसने अपनी बेगुनाही के लिए बहस नहीं की, बल्कि उसकी जिंदगी ये साबित करने पर टिकी थी कि उसने जालसाजी की है। कला के कई जालसाजों की तरह हैन वैन मीगरेन भी एक आर्टिस्ट थे जिनके ओरिजिनल काम उन्हें शोहरत नहीं दिला पाए। कला जगत के लिए दिल में जहर लिए वैन मीगरेन अपने आलोचकों को बेवकूफ बनाने निकल पड़े। उन्होंने पुराने मास्टर्स के बारे में सब कुछ पता लगाया, उनकी जीवनियां, उनकी तकनीकें और उनके मटेरियल। वो थे 17वीं सदी के बरोक पेंटर योहानस वर्मियर। ये एक महत्वाकांक्षी फैसला था। वर्मियर को अपने बहुत सावधानी से बनाए गए और टेक्निकली शानदार डोमेस्टिक सीन्स के लिए जाना जाता था। 6 साल तक गुमनामी में काम करते हुए इस जालसाज ने कई पेंटिंग्स की नकल करके अपने आर्ट को परफेक्ट कर लिया। वर्मियर के जमाने के रॉ मटेरियल और पिगमेंट्स की रिसर्च के बाद उसने अपने खुद के रंग उसमें मिला दिए। उसने 17वीं सदी के कैनवस खरीदे, अपने खुद के ब्रश बनाए और सिंथेटिक रेजिन्स से पेंटिंग्स को पुराना बनाया और उन्हें सुखाकर क्रैक करने के लिए आग में तपाया। फोरेंसिक टेस्ट से सिंथेटिक रेजिन का पता लगाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त ऐसे टेस्ट ना तो एडवांस थे ना ही आम थे। और आज भी आर्ट पेंटिंग असली है या नहीं, ये आर्ट स्पेशलिस्ट परख कर ही बता सकता है। तो ये मामला उनकी अपनी जजमेंट का होता है और उनकी इज्जत का भी। और इसी जगह वैन मीगरेन ने कला जगत को पीछे छोड़ दिया अपनी रिसर्च से। वो जानते थे कि वर्मियर का शुरुआती दौर धार्मिक पेंटिंग का था, जो इटालियन पेंटर कारावाजियो से प्रेरित था। वर्मियर पेंटिंग्स के जानकार अब्राहम ब्रेडियस इस थ्योरी के बहुत बड़े समर्थक थे। वैसे इनमें से कोई भी काम सामने नहीं आया, इसलिए वैन मीगरेन ने एक पेंटिंग बनाने का फैसला किया जिसका नाम दिया द सपर एट इमॉस। ब्रेडियस ने दावा किया कि वैन मीगरेन ने वर्मियर के मास्टरपीस की नकल की है। वैन मीगरेन की जालसाजी वर्मियर के टेक्निकल लेवल की नहीं थी, लेकिन उन कमियों को ये कहकर सही ठहराया जा सकता है कि वो एक शुरुआती काम था जिसे उसने एक एक्सपर्ट बनने से पहले बनाया था। कला जगत से स्वीकृति का ठप्पा लगने के बाद ये नकली पेंटिंग 1937 में बिक गई, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 40 लाख डॉलर के बराबर थी। इस सफलता ने वैन मीगरेन को और पेंटिंग्स की नकल बनाकर आर्ट डीलर्स के जरिए बेचने के लिए उकसाया। ये सुनकर भले ही यकीन ना हो, लेकिन कला जगत ये यकीन करता रहा कि वो असली हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जब नाजियों ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया, तब हिटलर के एक टॉप जनरल हर्मन गोरिंग ने पूरे यूरोप से लूटे गए आर्टवर्क की अपनी कलेक्शन में वर्मियर की एक पेंटिंग जोड़ने की इच्छा जताई। वैन मीगरेन ने उन्हें वर्मियर की एक शुरुआती पेंटिंग बेचकर ये इच्छा पूरी की, जिसका नाम था क्राइस्ट विद द अडल्टेरस। जैसे ही युद्ध का रुख बदला, वैन मीगरेन की किस्मत डूबी। मित्र देशों के जीतने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। डच विरासत की अनमोल चीज नाजियों को देने के लिए, देश के साथ गद्दारी करने के लिए उन्हें मौत की सजा हो सकती थी। ये साबित करने के लिए कि वो पेंटिंग देश की अमानत नहीं थी, उन्होंने विस्तार से समझाया कि उन्होंने किस तरह ये जालसाजी की। लेकिन उनके सामने अचानक एक परेशानी खड़ी हो गई। वही एक्सपर्ट जिसने उनकी जालसाजी को स्वीकृति दी थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए ब्रेडियस ने पेंटिंग को असली बताया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वैन मीगरेन वर्मियर की एक नई पेंटिंग की नकल बनाने लगे। जब उन्होंने नकली पेंटिंग अदालत के सामने रखी तो आखिर में सबको यकीन हो गया। नाजियों का साथ देने के मामले में वो बरी हुए और धोखाधड़ी के लिए 1 साल कैद की सजा मिली। वैसे इस बात के सबूत हैं कि वैन मीगरेन ने सच में नाजियों का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने पब्लिक को यकीन दिला दिया कि उन्होंने जानबूझकर गोरिंग को धोखा दिया था, जिससे लोग उन्हें ऐसा नायक समझने लगे जिसने नाजियों को ठगा। इस नई बदनामी की वजह से उनके काम अपने आप कीमती हो गए, वो भी इतने कि बाद में उनके अपने बेटे ने उनकी नकल की। वही कैनवास जाने माने क्लासिक्स से घटिया जालसाजी और फिर ऐसी कला बन गए जो जालसाज के हुनर और बदनामी के लिए काफी प्रतिष्ठित हुए। आपको इतिहास सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते एनिमेशंस पोस्ट करते हैं, जूलियस सीजर से लेकर केलों के काले इतिहास जैसे विषयों पर।